नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से बौखलाया चीन। चीन के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य तरीके से देगा जवाब। राष्ट्रपति बाइडेन की बीजिंग को कड़ी चेतावनी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का पहला मामला आया सामने। जापानी बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी से की हिंदी में बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बात तुमने कहां से सीखी हिंदी। नवजोत सिंह सिद्धू को स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजिंदर अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण की जा रही है जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और IPEF की शुरुआत की घोषणा करेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में इसकी शुरुआत हो गई है। अमेरिका के नेतृत्व वाली इस आर्थिक मंच को क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में पेश किया जाएगा। जापानी अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो से इस पहल में शामिल होने के लिए अपने देश की इच्छा व्यक्त करने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार JK सुलिवियन ने कहा है कि ताइवान IPEF के लॉन्चिंग में शामिल नहीं होगा। जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने निर्णय को खेदजनक बताया। इसमें कहा गया है कि ताइवान IPEF में शामिल होने के लिए सक्रियता से तरीके तलाश रहा है और इस बीच चीन को मिर्ची लगी है। चीन विदेश मंत्री ने नए आर्थिक ढांचे पर चिंता व्यक्त की है। वांग यी ने कहा है कि उनका देश क्षेत्र में विभाजन और टकराव पैदा करने वाली किसी भी पहल का विरोध करता है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि नया हिंद प्रशांत व्यापार समझौता आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, कर्मचारी सुरक्षा और भ्रष्टाचार निरोधी प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर अमेरिकी और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की अधिक निकटता से काम करने में मदद करेगा। हालांकि इसके प्रावधानों को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति बनना बाकी है, जिससे प्रशासन के लिए अभी भी यह बता पाना मुश्किल है कि समझौता वैश्विक जरूरतों को पूरा करते हुए अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों की मदद के वादे को कैसे पूरा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि शी जिनपिंग ताइवान को लेकर खतरे से खेल रहे हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसका जवाब सैन्य तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन का ये सोचना कि ताइवान को बल प्रयोग करके छीना जा सकता है तो ये चीन की गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुआ है, उस पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर चीन स्वशासित द्वीप ताइवान पर आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो खतरे से खेल रहा है। दरअसल जो बाइडेन से पूछा गया कि अगर चीन ताइवान को जबरन अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा तो क्या अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का चीन का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। एक चीन नीति के तहत अमेरिका बीजिंग को चीन सरकार के रूप में मान्यता देता है और उसके ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। बहरहाल उसका ताइवान से अनौपचारिक संपर्क है। अमेरिका द्वीप की रक्षा के लिए सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी करता है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BA.4 भारत में भी दस्तक देख चुका है और इसके पहले मामले की पुष्टि हैदराबाद के इलाके से हुई थी। अब रविवार को तमिलनाडु में भी इस वायरस ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हाल ही में युवती के कोविड-19 से संक्रमित मिलने के बाद ओमिक्रॉन BA.4 स्वरूप के पहले मामले की सूचना दी है और स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को नए स्वरूप की पहचान के बाद लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री M सुब्रमण्यम ने कहा है कि 19 वर्षीय एक लड़की नए स्वरूप से संक्रमित पाई गई है और वह अब ठीक हो रही है। सुब्रमण्यम ने पत्रकारों से कहा कि महिला के संपर्क में आने वालों पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। स्वास्थ्य सचिव J राधाकृष्णन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार रात उनसे मुलाकात की और वह ठीक थी। उन्हें टीके की दोनों खुराक लगाई गई थी। इसलिए किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस स्वरूप से खुद को बचाने के लिए हम जनता से अपील करते हैं कि 12 जून को आयोजित होने वाले टीकाकरण शिविर में टीका लगवाएं और कोरोना बीमारी से वो बचाव संभव है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए। टोक्यो पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों समेत जापान के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। टोक्यो में प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान जापानी बच्चों ने उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों के साथ हिंदी में बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से अभी बातचीत ही कर रहे थे कि उनमें से एक जापानी बच्चे ने उनसे हिंदी में बातचीत की। पीएम मोदी जापानी बच्चे के हिंदी में बातचीत करने से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने उस जापानी बच्चे से पूछा कि वाह, आपने हिंदी कहां से सीखी? आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? टोक्यो में प्रधानमंत्री का स्वागत करने आए जापानी बच्चे उनसे काफी प्रभावित और खुश दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी भी बड़ी उत्सुकता से इन बच्चों से मिले। उन्होंने इन जापानी बच्चों को आशीर्वाद और ऑटोग्राफ भी दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 4 बजे जापान में रह रहे भारतीय समुदाय से लोगों को संबोधित उन्होंने किया। टोक्यो पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। टोक्यो में लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। साल 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला केंद्रीय कारागार में 1 साल की जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सोमवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि जानकारी भी दी है कि क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सिद्धू ने जेल में विशेष आहार की मांग की है और डॉक्टरों का एक बोर्ड अस्पताल में सिद्धू की गहन स्वास्थ्य जांच करेगा। वर्मा ने फोन पर कहा कि डॉक्टरों का बोर्ड यह देखेगा कि किस विशेष आहार की जरूरत है और फिर वह स्थानीय अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वकील के मुताबिक सिद्धू गेहूं, चीनी, मैदा और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जामुन, पपीता, अमरूद, डबल टोस्ट, दूध और ऐसे खाद्य पदार्थ ही ले सकते हैं जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ना हो। वर्मा ने बताया कि डॉक्टरों का बोर्ड स्वास्थ्य जांच करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट भी पेश करेगा। 58 वर्षीय सिद्धू एम्बोलिज्म और यकृत की बीमारी से पीड़ित हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में डीप वेन जो है डीवीटी का इलाज भी कराया था। डीवीटी नस में रक्त के थक्के जमने के कारण होता है जो रक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से बौखलाया चीन। चीन के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य तरीके से देगा जवाब। राष्ट्रपति बाइडेन की बीजिंग को कड़ी चेतावनी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का पहला मामला आया सामने। जापानी बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी से की हिंदी में बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, वाह, तुमने कहां से सीखी हिंदी? नवजोत सिंह सिद्धू को स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण की जा रही है जांच। की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TMT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल विधानसभा अध्यक्ष जो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सदन के बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। विधायक दल की बैठक में कम से कम 35 दिनों तक सत्र को चलाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि 5 या 6 दिन के सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। बजट सत्र लंबा चलना चाहिए ताकि विस्तार से बजट पर चर्चा हो। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने के कारण जन समुदाय संकट में है। समाजवादी पार्टी विधानमंडल की बैठक में गरीबों के उत्पीड़न, महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं, फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों के अलावा बेलगाम महंगाई, राशन कार्डों की वापसी, किसान सम्मान राशि की वसूली, बढ़ते विद्युत संकट, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र की बदहाली, गेहूं खरीद घोटाला, भर्ती में घोटाला एवं बेरोजगारी तथा राज्य में भय के वातावरण पर
विशेष चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज्य में प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। भाजपा के सभी वादे झूठे निकले। भाजपा सरकार ने विद्युत का बिल जो है आधा करने का वादा किया, जिसके सापेक्ष विद्युत आपूर्ति ही आधी रह गई। फिक्स रेट पर बुनकरों को बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। भाजपा उनके साथ अन्याय कर रही। उन्होंने कहा कि गरीबों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, निर्दोषों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। बीजेपी सरकार विपक्षी दलों, खासकर विशेषकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को विधानसभा चुनाव के बाद फर्जी मुकदमे लगाकर परेशान कर रही है। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। यह जानवरों से मनुष्यों में फैलती है और फिर मनुष्यों से मनुष्यों में फैल जाती है। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन अन्य देशों में मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस निर्देश के बाद राज्य स्वास्थ्य जो है विभाग मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी भी जारी करेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में सीबीआई ने छापेमारी की है उनके पास में, और कार्रवाई को लेकर बीजेपी और जेडीयू का अलग अलग स्टैंड दिख रहा है। बीजेपी गरम है तो जेडीयू इस मामले पर नरम है। इसको लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य सुनील कुमार मोदी ने बातचीत में कहा कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी सरकार में मंत्री भी हैं और पार्टी में जो 2, 3 या 4 जो बड़े नेता हैं उनमें इनकी गिनती भी होती है। अशोक चौधरी ने खुद इस पर रिएक्शन दिया। सुशील मोदी ने कहा कि सारा मामला लल्लन सिंह, शिवानंद तिवारी, शरद यादव, यही लोग 23 अगस्त 2008 को मनमोहन सिंह से मिलने गए थे और कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाई जा रही है। इन्हीं लोगों ने जो है दरखास्त दी थी, उन्हीं सब पर जांच हो रही है। सुनील मोदी बोले कि मैं नहीं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का जो बयान है वह कोई नरम है। उन्होंने सामान्य बात कही कि क्या मुद्दा है या तो सीबीआई ही बता सकती है। सुशील मोदी ने कहा कि यह सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत संभल कर बोलते हैं, बहुत नाप तोल कर शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए कोई नरमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार के लालू से हाथ मिलाने के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि यह नहीं हो सकता। मीडिया में 10 तरह का प्रचार चलता रहता है, उसको दुरुस्त प्रचार ही कहूंगा। नीतीश कुमार दोबारा कभी लालू से हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार की नरमी के सवाल पर उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया। सुशील मोदी ने कहा कि मेरी पार्टी में मेरे अलावा इस पर कितने लोगों ने क्या कहा, इसलिए ऐसा नहीं है कि हर पार्टी में हर इंसान जो है वो बोलता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लोगों से मिलने और जनता के बीच जाने की नसीहत दी है। राजभर ने कहा कि सपा के नेता जब उनसे मिलते हैं तो वो अपने नेता को घर से बाहर निकालकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से मिलने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को लोगों से मिलने के लिए बैठकें करनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जब मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उनके नेता को घर से बाहर निकलने और जनता से बात करने के लिए कहूँ। मैं बस वही कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने यही कहा है कि अखिलेश यादव को घर से बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। उन्होंने आम लोगों से मुलाकात करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला शुरू करनी चाहिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए इसकी जरूरत है। इससे पहले भी ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को ऐसी की हवा जो है अब छोड़नी चाहिए। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि वो किसी से भी नहीं मिलते। इसके साथ ही उन्होंने नवरत्नों को भी लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपने बीच घिरे रहने की वजह से वो यूपी विधानसभा चुनाव जो है वो नहीं जीत पाए। राजभर ने कहा कि अखिलेश उनके बयान को अन्यथा नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराने की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आजम के वकील निजाम पाशा ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच से कहा है कि जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्त के मुताबिक यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। उन्होंने ये भी कहा कि जमानत देते वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है। अब परिसर की 2 इमारतें गिराने की तैयारी है। बेंच ने कहा कि याचिका को लिस्ट कराने के लिए रजिस्ट्रार के सामने रख दें। दरअसल रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार
मंदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत शत्रु संपत्ति है उसे कस्टोडियन विभाग को वापस दिया जाए। जौहर विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर वापस लिया जाना है, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है। आपको बता दें कि आजम खान समेत कई के खिलाफ शत्रु संपत्ति हड़पने और करोड़ों रुपए से ज्यादा सार्वजनिक पैसे का गलत इस्तेमाल करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि भारत विभाजन के दौरान इमामुद्दीन कुरैशी नाम का एक शख्स पाकिस्तान चला गया था और उसकी जमीन को दुश्मन की संपत्ति के तौर पर दर्ज किया गया था, लेकिन आजम खान ने कई लोगों के साथ मिलकर उस पर कब्जा कर लिया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से बौखलाया चीन, चीन के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य तरीके से देगा जवाब, राष्ट्रपति बाइडेन की बीजिंग को कड़ी चेतावनी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का पहला मामला आया सामने। जापानी बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी से की हिंदी में बातचीत, प्रधानमंत्री मोदी बोले बात तुमने कहां से सीखी हिंदी। नवजोत सिंह सिद्धू को स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजिंदर अस्पताल ले जाया गया, स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण की जा रही है जांच। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का, सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का, प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी से देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की अपील की। राज ठाकरे ने कहा कि पीएम से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लाए, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाए और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करें। अपनी अयोध्या यात्रा जो है स्थगित करने को लेकर ठाकरे ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि मेरी अयोध्या यात्रा स्थगित होने पर किसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जो लोग मेरी अयोध्या यात्रा के विरुद्ध थे वे मुझे फंसाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय किया कि इनकी चाल में नहीं फंसना है। मनसे प्रमुख ने कहा कि मेरी अयोध्या यात्रा स्थगित होने के अगले दिन ही सीएम जो है को ये कहते हुए सुना गया कि हमारा हिंदुत्ववादी ही असली हिंदुत्व चेहरा है और उनका हिंदुत्व वाले दूसरे दल नहीं है। उन्होंने अन्य लोगों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल दागा कि क्या हिंदुत्व भी कोई वॉशिंग पाउडर है। राज ठाकरे ने कहा कि हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर परिणाम दिए हैं। आज देश की 90% से अधिक मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं हो रही, यदि हो रही है तो बहुत धीमी आवाज में हो रही है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि यदि ईद के बाद मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बीजेपी से सांसद रहे अर्जुन सिंह ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में पहुंचे अर्जुन सिंह ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ फेसबुक तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है और बंगाल में एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती। आपको बता देंगे अर्जुन सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कोलकाता में महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हो गए। उसके बाद ये बयान आया। उन्होंने बताया कि बीजेपी छोड़ने से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात की और जो भी मुद्दे थे उनके सामने रखा। उसके बाद पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। इस बीच टीएमसी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह के घर से बीजेपी के झंडे उतारकर टीएमसी के झंडे लगा दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अर्जुन सिंह का पार्टी में स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए टीएमसी नेता अर्जुन सिंह ने अपनी भड़ास बीजेपी पर निकालते हुए कहा कि एसी कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अपने कई मित्रों को खोया है, हमने जमीनी स्तर पर काम किया है और सीपीआईएम को हराया है। बंगाल में राजनीति एसी कमरों में बैठकर फेसबुक के माध्यम से नहीं की जा सकती, इसलिए बीजेपी का ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के 10 दिन के भीतर ही थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे
जो है 2 दिवसीय कश्मीर दौरे पर पहुंचे। दौरे के दूसरे दिन थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलओसी के साथ फॉरवर्ड लोकेशन के साथ साथ घाटी के भीतरी इलाकों में आर्मी की लोकल परफॉर्मेंस का दौरा भी किया। इस दौरान स्थानीय कमांडरों ने थल सेना अध्यक्ष को कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से अवगत भी कराया। थल सेना प्रमुख को सुरक्षा में इस्तेमाल ड्रोन और दूसरी आधुनिक तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। जनरल मनोज पांडे ने सभी सैनिकों और उनका जोश भी बढ़ाया और लगातार काम करने का आह्वान भी किया। थल सेना प्रमुख के तौर पर जनरल पांडे का कश्मीर का पहला दौरा है। एलओसी के दौरे पर थल सेना प्रमुख के साथ उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, श्रीनगर स्थित चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला भी मौजूद थे। सेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक थल सेना प्रमुख सबसे पहले उत्तरी कश्मीर से सटी एलओसी पहुंचे और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला की अकासा एयर ने अपनी तस्वीर साझा की। अकासा एयर ने आज अपने नए विमान की तस्वीरें ट्वीट की और कहा कि जुलाई तक एयरलाइंस परिचालन शुरू करने की राह पर है। अकासा एयर ने अपने अमेरिका के पोर्टलैंड में बोइंग के प्रोडक्शन फैसिलिटीज से बोइंग 737 मैक्स विमान की तस्वीरें साझा की हैं, जो डिलीवरी के लिए तैयार है। एयरलाइंस ट्विटर पर ये तस्वीरें साझा की गई हैं। एयरलाइंस ने कहा है कि जून के मध्य तक भारत में अपना पहला विमान प्राप्त कर लेगी और साथ ही जुलाई 2022 तक भारत में वाणिज्यिक संचालन शुरू कर देगी। अकासा एयर की मार्च 2023 के अंत तक 18 विमान उड़ाने की योजना है। अकासा एयर को उसका एयरलाइंस कोड मिल गया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि कंपनी को QP कोड दिया गया है। ये एयरलाइंस राकेश झुंझुनवाला के अलावा विनय दुबे और आदित्य घोष को भी समर्पित है। गौरतलब है कि हर एयरलाइंस को एक डिजाइनर कोड दिया जाता है। उदाहरण के लिए इंडिगो का कोड 6E, गो फर्स्ट का G8 और एयर इंडिया का AI है। अकासा एयर ने ट्वीट कर कहा कि हम हमारे एयरलाइंस कोड की घोषणा करते हुए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम फ्लाइट शुरू करने और पूरी गर्मजोशी से लोगों की सेवा करने के लिए बेहद रोमांचित हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकी संगठन की तरफ से धमकी दी गई। आतंकी संगठन TRF का धमकी भरा पत्र ऐसे वक्त पर सामने आया है जब 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही। TRF की ओर से धमकी भरा पत्र जारी करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और केंद्र सरकार पर भी इस पत्र में निशाना साधा गया है। अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने धमकी भरा पत्र वो जारी किया है। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा गया है। संगठन का कहना है कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि वे कश्मीर मुद्दे पर शामिल नहीं होंगे। इधर दूसरी तरफ श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF के 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के IG का कहना है कि 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन, 300 राउंड और 1 साइलेंसर सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस बारे में मामला दर्ज कर फिलहाल जांच की रही है। वहीं पुलिस इसे अपना एक बड़ी कामयाबी मान रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इस साल वार्षिक अमरनाथ यात्रा से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की और प्रशासन की प्राथमिकता तीर्थयात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं सुनिश्चित करना उन्होंने कहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से बौखलाया चीन। चीन के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य तरीके से देगा जवाब। राष्ट्रपति बाइडेन की बीजिंग को कड़ी चेतावनी। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का पहला मामला आया सामने। जापानी बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी से की हिंदी में बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बात तुमने कहां से सीखी हिंदी। नवजोत सिंह सिद्धू को स्वास्थ्य जांच के लिए पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण की जा रही है जांच।